हाय एवरीवन, आई होप आपका आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और उसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। पहले जैसे आप देख सकते हैं मोलर मास 106 ग्राम है, यानी कि हमें Na2CO3 के लगभग 2 मोल दे रखे हैं। 2 मोल Na2CO3, राइट। अब एक चीज़ हमें समझनी होगी, एटम्स के मोल की बात हो रही है, चीज़ों के मोल की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर 1 मोल Na2CO3 के अंदर कितने मोल्स हमें दिख रहे हैं? 3, 1, 4, 4 और 2, 6, यानी कि यहाँ पर 12 मोल एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, राइट। यदि हम देखें नेक्स्ट को, तो दिस इज 62 ग्राम। 62 ग्राम मोलर मास है 248। साफ साफ दिख रहा है हमें यहाँ पर 4 मोल बन रहा है Na2O। एक Na2O के अंदर हमें दिख रहे हैं 3 मोल एटम्स, यानी कि यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगा अपने पास? 12 मोल एटम्स इन टोटल। अगर हम सी ऑप्शन देखें, 40 ग्राम हमें मोलर मास दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है दिस इज 6 मोल NaOH एंड सिंस इट इज 6 मोल NaOH, तो इधर एटम्स की यदि बात करें तो एटम्स 12 नहीं बल्कि 12 मोल एटम्स होंगे यहाँ पर। और यदि डी ऑप्शन की बात करें तो 12 ग्राम ऑफ H2 की बात हो रही है। यहाँ पर इट इज़ एक्चुअली 2 ग्राम मोलर मास, 2 ग्राम मोलर मास, यू नो दैट। तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा हमारे पास इन टोटल 6 मोल H2 एंड 6 मोल H2, यानी कि वंस अगेन 12 मोल एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। उसके बाद 220 ग्राम देखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, A, B एंड D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। A, B और D के अंदर बराबर एटम्स हैं, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन इज। लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है। इट इज़ 20% प्योर, यानी कि एक्चुअल weight of CaCO3 will be 1/5, 20% यानी 20/100, 1/5 of 20 ग्राम, isn't it? तो अपने पास एक्चुअल वेट ऑफ CaCO3 इज 4 ग्राम, 5 4 से 20। उन्होंने कहा है कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो बच्चा आपको एक इक्वेशन पता है, CaCO3 गिव राइज टू CO, साथ में CO2, राइट। और इस इक्वेशन में आपको पता है दैट 100 ग्राम गिव्स यू बेसिकली 44 ग्राम ऑफ CO2। अब यदि 100 ग्राम से मुझे 44 ग्राम CO2 मिलेगा, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 44 अपॉन में 100, यानी कि 0.44 ग्राम CO2। लेकिन मुझे एक नहीं बल्कि मुझे 4 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग में वजन चाहिए। 4 के लिए क्या हो जाएगा? 4 × 0.44, 4 4 = 16, 4 4 = 16, 16 + 1 7, तो आपके पास 1.76 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज N2 से N3 का ट्रांजिशन एंड N4 से N6 का ट्रांजिशन। हमें पता है हेजनबर्ग नहीं, रिडबर्ग्स फार्मूला। रिडबर्ग फार्मूला क्या था? 1/λ = RH × 1/N1² - 1/N2²। उन्होंने कहा है दोनों की दोनों चीज़ें हाइड्रोजन एटम के लिए, तो Z से हमें ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर। अब यदि मैं देखूँ पहला ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ का है, 2 से 3 तक का ट्रांजिशन, उस समय पे वेवलेंथ को λ1 मान लेते हैं। क्या आ जाएगा? RH × 1/, इधर आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर यानी 4 - 1/3 का स्क्वायर यानी कि 9। दिस विल टर्न आउट टू बी 9 - 4 यानी कि 5 टाइम्स RH अपॉन में 36। तो यहाँ से λ1 का वैल्यू आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स RH। सेकेंड ट्रांजिशन जो दे रखा है वो दे रखा है 4 से 6 तक का ट्रांजिशन।
4 से 6 तक के ट्रांजिशन में λ2 सिंबल इस्तेमाल कर लो, 1/λ2 इक्वल टू RH इंटू 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर राइट, 4 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं इसको राइट, माइनस 1/6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर को 36 को बहुत ध्यान से देखना, मैं ऐसे लिखूंगी 4 इंटू 9 लिखूंगी मैं इसको राइट, 36 आएगा राइट। अब दिस बिकम्स 1/4 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो क्या बना अंदर 1/4 माइनस 1/9 इजंट इट। ऐसा करने से मेरे पास आ गया RH अपॉन में 4, बाकी सेम वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, ऊपर 5 नीचे 36, और ऐसा करने से λ2 विल टर्न आउट टू बी 36 इंटू 4 अपॉन में 5 टाइम्स RH। वेवलेंथ्स के रेशो की बात करिए, दिस अपॉन दिस रेशो यदि लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 विल बी द करेक्ट आंसर राइट। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एंड रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की बात हो रही, N1 है। एनर्जी का रिलेशन तो पता होगा, लेकिन ये जूल में है, इसका ध्यान रखना आपने, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 होता है, -18 राइट, -16 नहीं, -15 नहीं, इट इज -18 राइट, -18 Z² अपॉन में n² नीचे होता है राइट। n तो क्योंकि देखो 1 है तो n यदि 1 होगा तो n की टेंशन नहीं लेनी। लिथियम 2+ के लिए अपने पास Z होता है 3, हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू होती है 2, एंड इफ़ यू पुट द वैल्यू ओवर हियर तो एक ही ऑप्शन फिट बैठेगी यहाँ, ए ऑप्शन। रेडियस को चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, एनर्जी से आंसर यदि निकल रहा है तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट फर्दर, टाइम बचाओ ठीक है। और मोर ओवर बाकी सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी क्योंकि -16 इधर -18 है, बट यू नो आंसर रिवर्स कर रखा है, सो आगे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन को। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। पहला स्टेटमेंट है सभी के सभी एटम्स, ऑल एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिन्हें 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते बल्कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और यदि अगर हम बात करें राइट नाउ पार्टिकल फिजिक्स का, तो उसमें भी उसके हिसाब से तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स और भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो 2 फंडामेंटल पार्टिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो सरासर गलत है। बी वाला स्टेटमेंट है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, ऑब्वियसली बात सही है। सी ऑप्शन दे रखा है ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जी हम कह सकते हैं ये बात, क्यों? बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि सेम होता है इन सभी एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो एटॉमिक नंबर इज सेम, तो यदि इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे पास सेम हो जाएंगे। सो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पढ़ते, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। जी नहीं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स राइट। आफ्टरवर्ड्स ई वाला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल। हाँ, बल्कि वो बात आगे जाकर सही प्रूव नहीं हुई, वो बात अलग है, लेकिन हाँ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्हें लगता था कि एटम के अलावा तो कोई और पार्टिकल जीवन में या फ्यूचर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी होगी? बी, सी एंड ई। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज राइट। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम ये वाली कन्फिगरेशन हमने पढ़ी ही नहीं राइट, लेकिन आपने एक चीज़ जरूर सुनी है कि एफ ब्लॉक स्टार्ट कहाँ होता है। एक एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 57 लैंथेनम के बाद, एक एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है 89 यानी एक्टिनियम के बाद। अब 57 के बाद जो एफ ब्लॉक स्टार्ट होता है तो एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने जरूर सुना होगा, इट इज़ D1, हमेशा D1 रहेगा या D0 रहेगा। तो एफ ब्लॉक में कभी भी D1 के बियॉन्ड नहीं फिल होता। ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ ऑलरेडी राइट। सो यदि आपसे कोई कहे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ GD 64 ये एफ ब्लॉक के नंबर्स में आ रहा है, आपको मालूम होगा, तो यहाँ कहीं पे भी D1 जहाँ दिखे वही करेक्ट आंसर होगा। यदि इलेक्ट्रॉन काउंट करके भी आप देखो तो हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि यू नो ऑर्डर के बीच में थोड़ा बहुत हेर फेर होता है यहाँ पर, लेकिन
इट इज़ एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। 57 के बाद 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के होते हैं और एफ ब्लॉक में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डी कभी भी 1 2 3 4 5 7 तक नहीं जाता। डी ऑलवेज स्टेज बिटवीन 0 या फिर 1। एक ही ऑप्शन इससे मैच करेगा। काउंट भी कर लोगे इलेक्ट्रॉन, जिनॉन और ये सब मिला के, तो भी आंसर 64 ही बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, राइट। किसकी बात हो रही है? 15 एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस की बात हो रही है ये। What is the atomic number of the element which is just below phosphorus? अच्छा, आपको कुछ नंबर्स याद होंगे ऐसे, इसे अक्सर है ना हम मैजिक नंबर भी कह देते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये बताते हैं द गैप, द एटॉमिक नंबर गैप बिटवीन एलिमेंट्स व्हेन यू मूव डाउन अ ग्रुप बेसिकली, राइट। सो फॉस्फोरस के नीचे देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हमें आर्सेनिक के बारे में बताना है। तो देखो इसमें और इसमें गैप होता है लगभग 18 एलिमेंट्स का, तो 18 एलिमेंट्स का गैप होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 में 18 ऐड करो 33 यानी 33। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, देखो भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला, आयनाइजेशन एनर्जी बोला है, यू हैव टू डील इन ए सेम मैनर, आपको सेम तरीके से ही यहाँ पर डील करना है। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1:2 2:2, राइट। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1:2 2:2 2p1। बेरिलियम बोरॉन के पीछे है, तो हमें हो सकता है लगे, क्लास की बातें रिपीट हो रही वापस से यहाँ पर, हमें हो सकता है लगे कि बोरॉन का आयनाइजेशन एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा होगा, बट रियलिटी में सच नहीं है। क्योंकि बोरॉन में यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2p1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन यदि ये चला गया तो फ्यूचर में फ़ायदा होगा, बिकॉज दी बोरॉन विल देन बिकम फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मगर हम बेरिलियम को देखेंगे तो बेरिलियम को नुकसान होगा, भारी नुकसान। सो बेरिलियम रेजिस्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को छोड़ने का, यानी बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और यदि बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो बेरिलियम में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, बोरॉन में कम होनी चाहिए। सेम नहीं हो सकती भाई, सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पर, और मोरो पर बच्चों को लगता है समटाइम्स, मैम डू वी नीड टू रिमेंबर सच वैल्यूज? यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज एट ऑल। आपको कभी याद नहीं रखना होगा कितना आंसर है, बस थोड़ा सा लॉजिकली इसको आप रूल आउट कर सकते हो अदर पॉसिबिलिटीज को। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अनलाइक गैलियम, गैलियम इज अ सॉफ्ट मेटल। पहली बात, गैलियम इज अ सॉफ्ट मेटल। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो ड्यूरिंग वाइल रीडिंग एनसीईआरटी हमें पता लगता है कि गैलियम बहुत ज़्यादा सॉलिड मेटल नहीं है। गैलियम इज जस्ट लाइक मरकरी का भाई बहन टाइप्स, राइट। सो अनलाइक गैलियम दैट इज हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। सीजियम नीचे की तरफ होता है, सीजियम लिक्विड होता है, गैलियम भी लिक्विड जैसा ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के आजू बाजू होता है। एंड ये ए बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है गैलियम इज हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कि गलत बात है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बेसिकली। पॉलिंग स्केल पर नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है। अरे भाई सेम होती है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होती है, 3 और 3 दोनों का, राइट। एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। अब फॉल्स यदि ये है तो जहाँ जहाँ ए या बी को सही बोला है उसको हम गलत बोल सकते हैं। हमें डी और ई के अंदर बेसिकली पता करना है। अच्छा, डी और ई में यदि बात करें तो डी पढ़िए जरा। द करेक्ट स्टेटमेंट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी, देखो तो ये सोडियम की बात हो रही है यहाँ पर। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी सिलिकॉन एल्यूमिनियम। देखो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया एंड सिलिकॉन, दे लाई अलोंग अ पीरियड, राइट। ये पीरियड के अलोंग लाई करते हैं। मगर हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में स्विच होता है फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। एंड रीज़न इसका क्या था? रीज़न था अपने पास कि मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड कन्फिगरेशन से जा रहा है और एल्यूमिनियम में पी शेल से जा रहा है, राइट। और मैंने तो क्लास में बोला ही था किसी को भी छेड़ना, लेकिन कभी भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को मत छेड़ने का, राइट। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ सिलिकॉन आगे रहेगा, लेकिन सिलिकॉन के पीछे एल्यूमिनियम नहीं मैग्नीशियम होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन भी अपने पास फॉल्स हो गया। यदि डी भी गलत है तो सी भी गलत हो गया, तो अपने पास आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। समझ आया आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग
arrangements the order is not according to the property indicated against it. अब यदि बात करें मेटालिक रेडियस, जी हाँ बिल्कुल डाउन द ग्रुप मेटालिक रेडियस तो बढ़ेगा ही, बिल्कुल रेडियस बढ़ेगा, तो ये ऑर्डर तो सही लग रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यदि बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है, आपको पता होना चाहिए। 2p इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इसका सही कारण था। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। सेम चीज़ ऑक्सीजन सल्फर पे भी हमने सीखा था, सेम चीज़ हमने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस पे भी सीखा था, राइट। सो ये वाला बात भी सही है। अब यदि इसमें थोड़ा सा अभी भी दिक्कत लगे तो हमें एक बहुत ऑब्वियस सी चीज़ पता है, आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड। आयनाइजेशन एनर्जी जब पीरियड के अलॉन्ग हम देखते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन बल्कि आगे आता है। रीज़न, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन इज 1:2, 2:2, 2p3। यदि बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन होता है 1:2, 2:2 एंड 2p4। तो दिख ही रहा है साफ साफ कि किसको इलेक्ट्रॉन लूज होने पर फायदा होगा और किसको नुकसान होगा अपने पास। तो n की जगह हम n को बोलेंगे कि n ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, यानी n को O के आगे होना चाहिए था बेसिकली। तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, दिस C ऑप्शन इज द एक्चुअल इनकरेक्ट आंसर। तो C ऑप्शन आ गया अपने पास इनकरेक्ट आंसर, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। देखो सबसे गलत वाले क्वेश्चन में ना एक होता है कि सबसे ज़्यादा गलत कौन सा दिख रहा है जो आपको फटाफट दिख जाए, राइट। अब कई स्टूडेंट्स को डायरेक्टली ही कौन सा ऑप्शन दिखा होगा, डायरेक्टली ही हो सकता है सी ऑप्शन दिख गया हो। हाँ, तो प्रैक्टिस की बात है। जिसने बहुत अच्छे से ट्रेंड्स पढ़े होंगे उसको हो सकता है बाकी सारी गलत चीज़ें नज़र ना आए, पहले सही चीज़ ही नज़र आ जाए, राइट। आगे बढ़ते हैं। एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स की बात हो रही है। एम्फोटेरिक में बेरिलियम का एक तो नाम आता है, आपने सुना होगा, पहले भी 1-2 पीबीटी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के सवाल देखे गए हैं। और जिंक के हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक माने जाते हैं। जैसे यहाँ देखें ना, यहाँ एल्यूमिनियम हो सकता है एम्फोटेरिक हो, लिथियम नहीं हो सकता। ग्रुप 1 के लोग बेसिक ही होते हैं, ग्रुप 1 के लोग देर ऑलवेज बेसिक। यहाँ पर भी मैग्नीशियम इज बेसिक, मैग्नीशियम इज ग्रुप 2 मेटल, हाईली बेसिक। यहाँ पर तो बल्कि एक एसिड को रख दिया है। एसिड आपको पता है BOH3 बॉन्डिंग में हमने इसका स्ट्रक्चर वगैरह भी अच्छे से देखा। और इधर ही सिर्फ दोनों के दोनों एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 4 डायटोमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग, राइट। तो यू शुड नो वन थिंग के C2 is having 14 इलेक्ट्रॉन एंड कोई भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, कोई भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, NO+, CN-, CO, N2, O2, 2+, कोई भी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, राइट। तो यहाँ पर यदि हम C2 के आगे हीलियम 2+ को रखें तो हमें पता ही गलत बात है। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होना चाहिए। NO के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? NO के पास 15 इलेक्ट्रॉन है। 15 इलेक्ट्रॉन यानी आधा का चेंज कर दो, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। सिर्फ डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 द इलेक्ट्रॉन एड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। पाई स्टार में जाता है। O2 की कन्फिग्रेशन आपको याद होगी, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है O2 के अंदर इट इज लाइक पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। ये होता है O2 के लास्ट में। तो अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन्हीं के अंदर तो जाएगा ना। तो सही आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। अच्छा बेटा, बॉन्ड एनर्जी का बढ़ना मतलब बॉन्ड ऑर्डर का भी बढ़ना, ये याद रखना। बॉन्ड एनर्जी का बढ़ना मतलब बॉन्ड ऑर्डर का भी बढ़ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑल्सो चेंजेस। अच्छा, ऐसा क्या? तो यदि हम देखें O2 को, तो O2 है, O2 से जब O2+ बनेगा तो आप 16 इलेक्ट्रॉन से किस तरफ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं 15 इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से 2.5 हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ा, लेकिन मैग्नेटिक नेचर नहीं बदला। मैग्नेटिक नेचर पहले भी पैरामैग्नेटिक है, अब भी पैरामैग्नेटिक है। कन्फिग्रेशन आप लिख के देख सकते हो। यदि मैं बात करूं C2 से C2+ जाने का, तो C2 है अपने पास मेरे ख्याल से 12 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस इज 11 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 2 होता है, यहाँ 1.5 होता है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कम हो गया, तो यहाँ पर ये बात फिट नहीं बैठ रही। NO से NO+ बनने की यदि बात करें तो देखो हमें हेट्रो न्यूक्लियर स्पीशीज के एनर्जी लेवल डायग्राम्स सिलेबस में नहीं होते, राइट। लेकिन NO और NO+ का मैग्नेटिक नेचर आप जस्ट सिंपली इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख सकते हो। देखिए NO है 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बिकॉज NO 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसकी वजह से यहाँ पर NO इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। बट इफ यू लुक एट NO+, तो NO+ इज अ 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, राइट। तो 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हिसाब से इट विल बी डायमैग्नेटिक। तो इसको ऐसे देखना है। इसके लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स के सीक्वेंसेस अलग होते हैं एज कम्पेयर टू होमोन्यूक्लियर स्पीशीज, राइट। तो यहाँ सिंपली इलेक्ट्रॉन काउंट से देख लेने का कि किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स बन रहे टोटल और किसमें इवन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन रहे हैं। सीधी बात करें NO की, इट्स अ 15 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 15 से 14 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बना। देखो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से 3 बना, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ा, मैग्नेटिक नेचर भी बदला। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है Ba2+ का, आपको Ba2+ का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है। तो देखो Ba2+ का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब Ba2+ आपको बनाना है, राइट। लेकिन किससे बनाएंगे, किससे बनाएंगे आप? Ba सॉलिड से ऑफ कोर्स। मैंने आपको बोला था कोई भी चीज़ बनाओ, कुछ भी बनाओ, हमेशा किससे बनाना है बोलो तो यू ऑलवेज हैव टू मेक फ्रॉम द नेटिव एलिमेंट, फ्रॉम द स्टैंडर्ड एलिमेंट। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बताना है Ba2+ का। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन एक आयन का दे रखा है। अच्छा ये किस आयन का होगा? इट इज ऑब्वियसली फॉर द SO4 आयन, बिकॉज एक आयन का दे रखा है। SO4 आयन यदि आपको बनाना है यहाँ पर, तो SO4 कैसे बनाइएगा? सल्फर साथ में आप ऐड करोगे यहाँ पर 2O2 और यहाँ आप ऐड करोगे 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये चीज़ आपको गिवन में डेटा, ये देखो गिवन में। उसके अलावा आपको दे रखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हो सकता है ये नाम अजीब लगा हो कई बच्चों को, बट क्रिस्टल बनाना यानी लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यानी यहाँ पर बेसिकली बात किसकी कर रहा है? इधर बात कर रहा है लैटिस एनर्जी वाले प्रोसेस की। और लैटिस एनर्जी में आपको पता है ना क्या होता है, कौन कंबाइन करते हैं? बेसिकली द गैसियस आयंस कंबाइन टुगेदर, basically the gaseous ions combine together and they give you what? They give you this solid lattice. उसके बाद हमें एक और चीज़ गिवन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BSO4। BSO4 का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बनाना है Ba सॉलिड लेंगे आप, सल्फर भी सॉलिड में ले लीजिए। 1/8 लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 1/8 ऑफ एसिड भी लिख सकते हो, सिंपल सल्फर भी लिख सकते हो। साथ में यहाँ लिख दिया मैंने 2O2 गैसियस। अब आपको यहाँ बताना है कि इन सब, अब देखो गिवन डेटा क्या क्या है। गिवन में है फर्स्ट चीज SO4 का फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे -216, राइट। दूसरा मुझे दे रखा है स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस इज गिवन टू बी -4.5। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BSO4 भी हमें दे रखा है एंड दिस इज गिवन टू बी माइनस, थोड़ा ना ध्यान से देखना, ये माइनस डेंजरस होता है, जो आधा इस तरफ होता है आधा उस तरफ होता है। दिस इज गिवन टू बी -349। तो बच्चा ढंग से देखो, आपको ये चीज़ बनानी है, राइट। यू हैव टू मेक दिस थिंग एंड आपको गिवन क्या क्या है आपको उसका भी ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। एंड यू कैन बेसिकली टेल क्या होगा इधर। तो हमें Ba सॉलिड रखना है लेफ्ट साइड पर, यानी कि Ba सॉलिड रखना है लेफ्ट साइड पर, यानी थर्ड इक्वेशन को क्या रखेंगे हम लोग? वी विल कीप इट एज अनचेंज्ड, राइट। उसके अलावा मुझे Ba2+ चाहिए राइट साइड पर, Ba2+ राइट साइड पर चाहिए, यानी सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगी? बेसिकली रिवर्स। और मैंने थर्ड को क्योंकि अनचेंज्ड रखा है और थर्ड को अनचेंज रखा तो सल्फर लेफ्ट पे था, तो सल्फर को राइट पे ले जाना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? मुझे रिवर्स करना पड़ेगा एंड देन इन चेंजेस को मैं ऐड कर दूंगी। आई विल गेट दिस फर्स्ट इक्वेशन।
यहाँ एक और चीज़ आपको देखनी होगी कि अनचेंज यदि रखेंगे तो -349 का -349 रहेगा। इसको रिवर्स किया है तो दिस विल बिकम +4.5, इसको भी रिवर्स किया इट विल बिकम +216। 216 और 4.5 220.5 जैसा कुछ हो रहा है, -349 -349 220.5 128 के करीबन आंसर अपने पास आ सकता है इन नेगेटिव। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, अ लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, ए लिक्विड इवेपोरेट्स टू वेपर, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लोअर्ड फ्रॉम 130 to 0 केल्विन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखा है एंड एक डिसोसिएशन प्रोसेस आपको दे रखा है। फर्स्ट केस में डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ेगी, यानी ये तो सही है। नेक्स्ट में टेम्परेचर घटा रहे हैं, भाई टेम्परेचर घटाने से एंट्रोपी कम होती है, बिकॉज टेम्परेचर यदि कम हो जाता है तो फिर क्या होता है अपने पास, बेसिकली हमारे पास टेम्परेचर कम होने से सारी की सारी रैंडमनेस, सारी की सारी मूवमेंट, सारे मोशंस भी सीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंट्रोपी तो कम होगी, बढ़ेगी नहीं। सी में डेफिनेटली एंट्रोपी बढ़ रही, देखो सॉलिड है एंड यू आर गेटिंग CO2 इन वेपर स्टेट, वाटर इन वेपर स्टेट, यहाँ पे भी एंट्रोपी बढ़ेगी। डी में ऑब्वियसली बात है एंट्रोपी बढ़ेगी बिकॉज इनिशियली द टू एटम्स दे वर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्ड एंड नाउ दे आर नॉट बॉन्डेड, दे आर डिसोसिएटेड एटम्स। तो A, C, D, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज, तो बेटा सभी के सभी गैशियस सब्सटेंसेस आपको दे रखे हैं, ये तो फंडामेंटली गलत है बेसिकली। तो यहाँ आपसे पूछा है कि किसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा, तो आपको पता है एंट्रोपी एटॉमिसिटी पर डिपेंड करेगा। यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल में कंपेयर करने को कहा है तो एटॉमिसिटी इंक्रीजेस यानी एंट्रोपी भी इंक्रीजेस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, देखो इसको अपन सिंपल तरीके से करेंगे। इसका एन फैक्टर मुझे बताइए कितना होता है। क्रोमियम यहाँ होता है मेरे ख्याल से 6 होता है यहाँ पर, और क्रोमियम इधर बन जाता है 3 का चेंज है, 2 एटम है, इसका एन फैक्टर है 6। सल्फर यहाँ पर 4 है, सल्फर वहाँ 6 है, और यदि यहाँ एन फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पर एन फैक्टर आ जाएगा 2। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, एन फैक्टर का मतलब होता है रेडॉक्स के सेंस में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन पर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यदि Cr2O7 के हम लोग बात करें हाफ रिएक्शन का, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। SO3 की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट। तो अब इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करने के लिए दोनों में हमने एक मेथड सुना हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एन फैक्टर मेथड भी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन हो, इसके लिए इस पर्टिकुलर चीज का कोएफिशिएंट होना चाहिए 3, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स 6 और 6 हो जाएं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका कोएफिशिएंट तो 1 ही रहेगा, इसका कोएफिशिएंट 3 हो जाएगा। 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3, एक ही ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, देखिए जरा, मेटल डिस्प्लेस सीधी सीधी बात है, बी ऑप्शन में हो रहा है। क्रोमियम डिस्प्लेस हो रहा है एल्यूमिनियम से, राइट। बचपन में भी सुना होगा ना, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, राइट। तो मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, पहला नहीं है भाई, मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो तो सिंपल डिकम्पोजिशन है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन आयरन H को डिस्प्लेस कर रहा है, इट इज नॉट मेटल मेटल, इट इज मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। उसके बाद वंस अगेन इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नो नीड टू वरी, सिर्फ बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा याद रखना पड़ेगा यहाँ चीज़ों को, सभी चीज़ें थोड़ा सा इधर हो सकता है मुश्किल हो याद रखने में कि किसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। इट इज़ वन ऑफ द PYQs ऑल्सो, अगर आपने PYQ बुक में देखा हो। KMnO4 को फेंटली और न्यूट्रल अल्कलाइन KMnO4 की बात हो रही है, उसे यदि KI से ट्रीट किया जाएगा, यू नीड टू रिमेंबर दैट यू विल गेट IO3-। आयोडोमेट्री में I- I2 में I2 I- में ये सब जाता था, लेकिन इट इज KMnO4, दिस इज डिफरेंट, राइट। सो अपने पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। याद रखना है इस चीज को, ठीक है, एक बार पूछा है वापस पूछे जाने की भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने हैं इसके एक्सप्रेशन में। देखो बच्चा,
ये जो पर्टिकुलर चीज़ है राइट, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 9.2 आएगा। अब 9.2 इंटू 1.79 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन 1.37। तो आपको पता होगा ऐसे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हम पर रिपोर्ट करते थे। इन सब फिगर्स के अंदर, इन सब डिजिट्स के अंदर जहाँ मिनिमम आपको सिग्निफिकेंट फिगर दिखें, हमारा फाइनल आंसर भी उसी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट होता था। अभी जैसे बाकी सब में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं, पर 9.2 में सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो डजंट मैटर इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है, इन दी एंड हमारा आंसर विल बी रिपोर्टेड टिल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली। तो रूल्स है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सॉल्व नहीं करना था इसको आगे, कई बच्चे हो सकता है सॉल्व कर दें आगे तक। तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ग्राम ऑफ अ डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड ढंग से देखो, एन फैक्टर 2 रहा होगा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ अ डाई बेसिक एसिड शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन टू गिव अ डेसी नॉर्मल स्ट्रेंथ। बेटा डेसी नॉर्मल का मतलब 0.1 नॉर्मल, इतनी नॉर्मैलिटी की वो बात कर रहा है, राइट। सो व्हाट इज नॉर्मैलिटी, टेल मी। नॉर्मैलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, राइट। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। डेसी नॉर्मल बोला है तो 0.1 लिख दीजिए यहाँ चुप करके। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल्स के लिए मुझे पता होना चाहिए गिवन वेट, वही तो मुझे ढूंढना है, और मोल्स के लिए मोलर मास मुझे पता ही है, दैट इज 200, राइट। और मोलैरिटी में नीचे की तरफ आता है वॉल्यूम, 100 ml मुझे दे रखा है, तो यहाँ पे मैं 0.1 लिख दूंगी, सिंपल सी बात है, 0.1 लीटर, राइट। एन फैक्टर यहाँ कितना दे रखा है, एन फैक्टर इज गिवन टू बी 2, डाई बेसिक एसिड बोला मुझे, तो 100 आ गया यहाँ पर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स विल बी 0.1 इंटू 100 इंटू 0.1, इजंट इट। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 1, एक्स की वैल्यू टर्न्स आउट टू बी 1, 0.1 इंटू 0.1, 1 by 100 इंटू 100, 1 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। In order to oxidize a mixture of 1 mole each of this, right? कॉमा है इधर, समझदार बच्चे समझ जाएंगे। और in order to oxidize a mixture of 1 mole of each of this and this in acidic medium, the number of moles of KMnO4 required will be। तो बेटा FeC2O4 आपको पता होना चाहिए, इसका एन फैक्टर 3 होता है, राइट। बिकॉज आयरन 2 से 3 में जाएगा, कार्बन भी 3 से 4 में जाता है, तो इसका एन फैक्टर 3 होता है। तो जब Fe और Fe2C2O4 थ्राइस की यदि बात करें तो यहाँ आयरन ऑलरेडी 3 में है, यानी कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होने पर किस में जाएगा, 3 से 4 में जाएगा। और कार्बन टोटल यहाँ कितने दिख रहे हैं, देखो तो यहाँ पर देखो कार्बन, देखो इधर Fe है +2 में, कार्बन है किस में, +3 में। Fe 2 से 3 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कार्बन 3 से 4 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, परंतु कार्बन कितने थे, 2, तो एन फैक्टर हो गया है 3। यदि यहाँ बात करें तो Fe में कोई चेंज नहीं है, परंतु कार्बन यहाँ 3 से 4 में CO2 के 4 में जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर विल बी, चेंज कितने का हुआ, 1 का, 6 कार्बन एटम मुझे दिख रहे हैं, एन फैक्टर हो गया 6। यदि मैं बात करूँ फेरस सल्फेट की, फेरस सल्फेट के अंदर हमें पता होना चाहिए कि सल्फेट का तो सल्फर ऑलरेडी +6 में है ही सही, तो उसके अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है, सिर्फ आयरन में चेंज आएगा, आयरन 2 से जाएगा 3 में, एन फैक्टर यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद यदि हम बात करें Fe2SO4 थ्राइस में, तो Fe2SO4 थ्राइस में आयरन इज प्रेजेंट इन +3 राइट नाउ, आयरन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, सल्फर में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, यानी बेसिकली Fe2SO4 थ्राइस मजाक करने के लिए रखा हुआ है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब बात करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन हो रही है FeC2O4 की और KMnO4 की। जब रिएक्शन होगी FeC2O4 वर्सेस KMnO4, तो आपको एक बात पता है, इक्विवेलेंट सेम होते हैं, N1V1 इक्वल टू N2V2। और एक और चीज सुनी होगी आपने, इक्विवेलेंट्स ऑफ FeC2O4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। इक्विवेलेंट्स के 2 फॉर्मूला, एक N इंटू V, दूसरा मोल इंटू एन फैक्टर। अभी C2O4 के
n फैक्टर कितना अपने पास, दिस इज 3। आपको इसका मोल भी दे रखा है 1। KMnO4 का n फैक्टर होता है 5 और इसके मोल को मान लो x, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई, 3/5। KMnO4 कितना आ जाएगा, 3/5 मोल्स। यदि इसकी बात करें हम लोग, तो इस सिचुएशन में अपने पास n फैक्टर की वैल्यू है 6। यदि n फैक्टर 6 है तो 6 × 1 = 5 × x। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट की वैल्यू आ जाएगी 6/5। यदि यहाँ बात करें तो 1 × 1 = 5 × x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब उन्होंने कहा है कि टोटल कितने मोल्स लगे KMnO4 के, तो ऐड कर दीजिए ना सबको। 3/5 + 6/5 + 1/5, 10/5, यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। For the following reaction, the mass of water produced from 445 gram of C55H110O6 will be। अक्सर ऐसे रिएक्शंस देख के हमें लगेगा कि पता नहीं कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बात याद रखना, 445 फिगर उन्होंने बहुत स्मार्टली दिया होगा ताकि आपकी कैलकुलेशंस कम समय की ही रहें, राइट। यदि आप C55H110O6 का मोलर मास कैलकुलेट करें तो 12 × 55 + 1 × 110 + 16 × 6, इसका मोलर मास आता है 890 ग्राम, राइट, 890 ग्राम। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि 445 ग्राम ऑफ दिस मीन्स यू आर बेसिकली यूजिंग हाफ मोल ऑफ दिस, राइट। ये मोलर मास है, इतना इस्तेमाल कर रहे हो, आधा मोल इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, इसके 2 मोल से कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 110 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ कि ना। 2 मोल से 110 वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर अपन कह सकते हैं 1 से कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 55, राइट। तो व्हाट अबाउट 0.5 से प्रोड्यूस होगा 55 / 2 मोल्स H2O, राइट। 55/2 मोल्स ऑफ H2 विल बी प्रोड्यूस। बट आपको मोल्स ऑफ वाटर नहीं, आपको तो बल्कि मास ऑफ वाटर बताना है। सो द मास ऑफ H2O will be moles into its molar mass. What is the molar mass? Molar mass है अपने पास 18, 2 9s 18, 9 5s 45, 4 ऊपर, 9 5s 45, 4 ऊपर 495 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत लंबा क्वेश्चन लगेगा ये, बट बेसिकली दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ, 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हुआ जब उसको टाइट्रेशन करवाया गया विद H2SO4। जब भी देखो टाइट्रेशन शब्द आएगा ना, कोई सी भी टाइट्रेशन हो, हमेशा याद रखना कि N1V1 = N2V2 हम लगा सकते हैं वहाँ पे। और मोर ओवर आप मोल से डील ना ही करें तो मोल से डील करना थोड़ा बेहतर रहता है, क्योंकि मोल से डील करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेंजरस मैटर है। बैलेंसिंग आपको यदि नहीं पता, आपको इन फैक्टर्स नहीं पता प्रॉपर, तो यू माइट एंड अप चूजिंग द इनकरेक्ट आंसर, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब भी टाइट्रेशन शब्द दिखे, N1V1 = N2V2, N1V1 = N2V2, दिमाग में चलते रहना चाहिए, राइट। अभी यदि हम देखें फर्स्ट सेंटेंस को, तो फर्स्ट सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि 20 ml, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, N1V1 = N2V2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता रही हूँ, लंबा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुआ है, तो 20 ml कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुआ है, राइट। किसके अगेंस्ट? 10 ml ऑफ H2SO4 के अगेंस्ट, राइट। यहां तक हमें समझ आया। इसके बाद हमें आगे वो कहता है कि ऑल्सो HCl की एंट्री हो रही है अभी, ऑल्सो 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन कंटेनिंग 2 ड्रॉप्स फिनोल्फथैलीन। फिनॉल इंडिकेटर के ड्रॉप को कभी मन पे नहीं लेना, इंडिकेटर का ड्रॉप भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस कलर डार्क या माइल्ड होता है, लेकिन ड्रॉप का कोई भी इस कैलकुलेशन में हाथ नहीं है। तो अब बात हो रही है 20 ml HCl की।
अच्छा 20 ml 0.5 मोलर HCl इस्तेमाल हुआ, आपको पता है एक चीज़ कि HCl का इनफैक्टर 1 होता है तो वहाँ 0.5 मोलर बोलो नॉर्मल बोलो एक ही बात है, इज इक्वल टू किससे ट्रीट हुआ वो, इट इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम डायरेक्टली नहीं आपको दिया, सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट हुआ है, यानी कि इट इज यूज्ड अगेंस्ट सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनटू, यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखनी है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कितना हुआ उसका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं दिया, बल्कि क्या बोलते हैं कि जब टाइट्रेशन खत्म हुआ तो ब्यूरेट का रीडिंग था 35.5, लेकिन ब्यूरेट इनिशियली 25.5 का रीडिंग दे रहा था, तो जो भी डिफरेंस है डिफरेंस टर्न आउट टू बी 10, तो यहाँ मैंने 10 ml इस्तेमाल कर लिया। देखो दो टाइट्रेशन है, दो टाइट्रेशन में क्या, एक ये वाली टाइट्रेशन, एक ये वाली टाइट्रेशन, एक बार टाइट्रेट किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को H2SO4 से, दूसरी बार टाइट्रेट किया HCl को, देखो बच्चा ये साइड किसकी है, HCl की, और सेम टू सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट किया, लेकिन हाँ अमाउंट अलग है 10 ml इस बार। अब आपको बताना है कि H2SO4 का मोलैरिटी कितना है, तो देखो H2SO4 के बारे में आप तब बता पाओगे जब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पता हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कब बताओगे, जब आपको नीचे वाली इक्वेशन से कुछ आइडिया लगे। तो नीचे वाली इक्वेशन देखो अच्छा, द मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस टर्न्स आउट टू बी 1 नॉर्मल, इजंट इट। सॉल्व किया, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगी, वैल्यू को पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, 20 × 1 इज इक्वल टू 10 इंटू नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ ml दोनों तरफ है, तो बिकॉज इट इज ऑन द बोथ साइड्स, तो ml यूनिट का टेंशन आपको नहीं लेना। सो दिस वे द नॉर्मैलिटी ऑफ H2SO4 सोल्यूशन टर्न्स आउट टू बी 2 नॉर्मल कैलकुलेशन से, राइट। बट हमें तो पूछा मोलैरिटी है, तो आपको पता है नॉर्मैलिटी अपॉन n फैक्टर गिव्स यू मोलैरिटी। तो H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है, वी नो दैट इट इज 2। नाउ बिकॉज इट इज 2 तो अपने पास 2 वैल्यू पुट करिएगा, 2/2 यानी आंसर 1 मोलर विल बी द करेक्ट आंसर। सो बस इस प्यारे बच्चों इतना था इस पेपर के बीच में। पेपर था तो सिंपल ही, काफ़ी सिंपल था पेपर, रिवीजन हो गई होगी इस पेपर से काफ़ी अच्छी खासी, और आई होप आपको पेपर आसान लगा होगा, सोल्यूशन समझ आया होगा, और किसी प्रकार का डाउट हो तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सी यू देन, बाय।